हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हसन ने गाड़ी को अचानक रोका और चेहरे पर परेशानी के आसार सजाए लड़की की जानिब देखा। उसने हाथ उठाकर लड़की की नब्ज चेक की, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। लड़की बेहोश थी, पसीने से उसके कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। हसन की आंखें लड़की के फटे दामन पर चली गईं और एक लम्हे में ही उसे अंदाज़ा हो गया कि ये एक संगीन हालत है। पहले तो हसन ने फौरी तौर पर लड़की को अस्पताल ले जाने का फ़ैसला किया। वो गाड़ी को तेज़ रफ्तारी के साथ अस्पताल की तरफ ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही लड़की को होश आ गया। उसकी आंखें खुल गईं और इसने बेयकीनी के आलम में हसन को देखा। एक लम्हे में ही उसने सारी सूरत हाल को जांचते हुए हसन से कहा कि फ़ौरन मस्जिद चल कर मेरे साथ निकाह करो, वरना शोर मचा दूंगी कि ये सब कुछ तुमने किया है। हसन की आंखों में हैरत की झलक थी। उसने फ़ौरन गाड़ी रोकी और कहा, फ़ौरन उतरो। वो लड़की खौफ के मारे चीखने लगी और हसन ने सोचा कि ये शोर मचाकर मुझे मज़ीद मुश्किल में ना डाल दे, इसीलिए वो फ़ौरन ही उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। वो लड़की को लेकर मस्जिद चला गया। मस्जिद पहुंचकर हसन ने जल्दी से निकाह करने का इरादा किया। निकाह करने के बाद हसन ने जैसे ही लड़की को करीब से देखा, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खालाजाद थी, जो हाल ही में घर से गायब थी। हसन की आंखों में खौफ और हैरत थी। हसन हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गया कि ये यहाँ मुझ तक किस तरह पहुँच गई। हसन को वो वक्त याद आया जब वो इससे शादी करने के लिए कितना बेचैन था, किस कदर तड़पता था, लेकिन उस लड़की ने कभी भी इसे लिफ्ट नहीं करवाई थी। और आज ये किस तरह खुद ब खुद ना चाहने के बावजूद इसे मिल गई है। ये वो लड़की थी जिसे हसन पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। कौसर हसन की खाला की बेटी थी। कौसर बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और आज से 6 माह पहले हसन ने कौसर के रिश्ते के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन कौसर ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों के ख़ानदान में नाराज़गी हो गई थी। हसन अपने जहन में वो वक्त दोहरा रहा था। हसन कौसर को लिए परेशान हो रहा था। निकाह तो उसका कौसर के साथ हो ही चुका था। उसने कौसर को गाड़ी में बिठाते हुए कहा, तुम्हारी ये हालत किसने की है? क्या खाला जान को मालूम है कि तुमने मेरे साथ निकाह कर लिया है? कौसर खामोश थी। हसन कौसर से सवाल करने लगा। इतने में हसन के ऑफिस से कॉल आने लगी। हसन कॉल देकर मज़ीद परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या करूं। अगर ऑफिस ना गया तो नौकरी जाने का ख़तरा है और कौसर को भी इस हाल में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उससे मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं और अब तो ये मेरी बीवी बन चुकी है। अब मैं क्या करूं? इसी सोच में उसने कॉल उठा ली। आगे से आने वाली आवाज़ उसके बॉस की थी और वो हसन पर चिल्लाने लगे। हसन ने उनसे माजरत कर ली और उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी और बस उसी की जान बचाने में वक्त गुजर गया, तभी वो ऑफिस नहीं पहुंच सका। हसन ने अपने बॉस से कहा कि अगर वो ऐसा ना करता तो उस पर कोई भी पुलिस केस बन सकता था और वो पुलिस के किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए हसन ने अपने बॉस से कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा से वक्त पर ज़रूर आऊँगा। अगर मुझे ये मजबूरी दरपेश ना आती तो मैं ज़रूर वक्त पर पहुँच जाता। घर से मैं ऑफिस के लिए ही निकला हुआ हूँ, लेकिन मुफ्त की एक आफत मेरे गले में पड़ गई है। हसन के साथ वाली सीट पर बैठी हुई कौसर ने हसन को नज़र उठाकर देखा। हसन ने जैसे ही कौसर को देखा तो कौसर की नज़र गुस्से से हसन को घूर रही थी। हसन के बॉस ने उसकी सच्चाई और ऑफिस के अच्छे करैक्टर को देखकर हसन को एक और मौका दे दिया और कहा कि आइंदा से शिकायत का मौका ना मिले और वक्त पर आया करो। हसन ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब दोबारा आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। बस आज के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि जिस मुश्किल में मैं हूँ मुझे उस मुश्किल से निकलना है
और उसके बाद ही मैं दिमागी तौर पर सुकून में आऊँगा। इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। हसान के बॉस ने कहा, ठीक है, अगर किसी मामले में मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर कॉल करना। हसान ने कहा, जी सर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर आपको कॉल करूँगा। कॉल बंद करने के बाद हसान ने कौसर से कहा, अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी और तुम्हारी ये हालत किसने की है? तुम यहाँ किस तरह पहुँची हो? कौसर खामोश बैठी रही। हसान ने गुस्से से पूछा, अब तो मुझे बताओगी या मैं तुम्हारी अम्मी को और तुम्हारे भाई को कॉल करूं? वो ही तुमसे पूछेंगे। कौसर ने कहा, नहीं, तुम किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। हसान ने कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हैदराबाद से कराची किस तरह पहुंची हो? कौसर ने बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई हूँ। हसान ने कहा, मुझे उल्लू बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि हमेशा मैं ही तुम्हारे पीछे रहता था। यहाँ तक कि मैंने तुमसे शादी करने की भी कोशिश की, लेकिन तुमने ये कहकर रिश्ता नहीं किया कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। फिर ये बात तुम किस तरह कह सकती हो कि तुम मेरे पीछे कराची आई हो? कौसर ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें झुका ली। इतने में हसान को एक और कॉल आ गई। ये कॉल हसान के ऑफिस से नहीं बल्कि उसकी अम्मी की थी और उन्होंने हसान से कहा कि बेटा, आज तुम्हारी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। मुझे बताओ, तुम वक्त पर पहुंच गए थे और तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? हसान ने अपनी अम्मी को कौसर के बारे में बताने के लिए इतना बोला कि अम्मी, आप जानती हैं कौसर कहाँ है? इतने में कौसर ने हसान को मज़ीद आगे बात करने से मना कर दिया। हसान ने कौसर के कहने पर बात को पलट दिया। हसान की अम्मी ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आई। तुम कौसर के बारे में पूछ रहे हो? हसान ने कहा, नहीं अम्मी, मैं कौसर के बारे में क्यों पूछूंगा? मैं तो आपसे पूछ रहा था कि आप कैसी हैं। हसान की अम्मी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर वक्त तुम्हें याद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर तुम मेरे पास आ जाओ। गाड़ी चलाते हुए हसान ने अपनी अम्मी से कहा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आकर आपसे मिलूँगा। मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। हसान ने इतनी बात करके अपनी अम्मी से इजाज़त ली और कॉल बंद कर दी और फिर कौसर से सवाल करने लगा कि तुमने मुझे अम्मी को तुम्हारे बारे में बताने से क्यों मना किया है? कौसर ने कहा, अभी ये वक्त ठीक नहीं है। हसान गुस्से से बोला, ये कोई तरीका नहीं। मैं कभी भी अपनी अम्मी से कुछ नहीं छुपाता। आज तुम्हारे कहने से मुझे अपनी अम्मी से झूठ बोलना पड़ा है। कौसर सहमे हुए दबे दबे लफ्ज़ों से बोली, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। हसान ने गाड़ी के ब्रेक लगाई और कहा, नीचे उतरो। कौसर ने रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं आपके पास रहूँगी। आप मुझे इस तरह गाड़ी से नहीं उतार सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। हसान ने कहा, ये मेरा घर है, उतरो और घर के अंदर चलो। बाकी बातें हम घर के अंदर जाकर करेंगे। हसान कौसर को घर के अंदर ले आया और कौसर के भीगे हुए कपड़े देखकर हसान ने अपनी अलमारी से एक शर्ट निकाली और कौसर की तरफ फेंकी और कहा, सबसे पहले ये अपने गंदे कपड़े उतारो और ये कुर्ता पहन लो। इन कपड़ों में तुम बहुत ही बेहुदा लग रही हो। कौसर ने कुर्ता पकड़ते हुए बाथरूम का पूछा। हसान ने मगरूर लहजे में उंगली से बाथरूम की तरफ इशारा किया। कुछ देर में कौसर कपड़े तब्दील करके आ गई। हसान 2 कप चाय बना कर ले आया और उसने ड्राइंग रूम में रखे हुए मेज़ पर कप रखा और कौसर से कहने लगा, चाय पी लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें सर्दी से ज़ुकाम हो जाए। कौसर पहले ही छींक रही थी। चाय की चुस्की लेते हुए हसान ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ किस तरह पहुँची हो। कौसर कहने लगी, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप ये बात किसी से नहीं करेंगे। मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। हसान गुस्से से लाल होने लगा और उसने गुस्से से चाय वाला कप मेज़ पर रखा और गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला, जब से मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ
तुम मुझे मुसलसल एक ही बात कहती जा रही हो। लगता है कि तुम मुझे सच नहीं बताओगी। इसीलिए मैं एहतशाम को कॉल करता हूँ ताकि वो खाला को लेकर आए और तुमसे पूछे, क्योंकि मुझे तो तुम कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि उल्टा बातें घुमाकर मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो। इसीलिए तुम्हारी मेहरबानी, अगर बात बताना चाहती हो तो बता दो, वरना तुम यहाँ से उठकर जा सकती हो। हसान का गुस्सा पहली बार कौसर ने देखा था और गुस्से को देखकर कौसर परेशान हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने रोना शुरू कर दिया। हसान कौसर को बोलने लगा, ना जाने कहाँ कहाँ से घूम कर आ गई हो। तुमने मेरी ही गाड़ी के सामने आकर बेहोश होना था। तुम्हें वहाँ किसी और की गाड़ी दिखाई नहीं दी थी। काश कि तुम मुझे मिली ही ना होती। कौसर रोती जा रही थी। हसान सोफे से उठकर खिड़की से बाहर झांक रहा था और कौसर को डांटता जा रहा था। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे कि हसान अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। कौसर को डांटते हुए हसान ने पलट कर देखा तो कौसर का सारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। एक पल के लिए हसान सब कुछ भूल गया और कौसर को रोता हुआ देखकर बेचैन हो गया। उसके करीब आकर उसके आंसू पोंछने लगा। आंसू साफ करते हुए कहने लगा, तुम मुझे क्यों सच नहीं बता रही? तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी इस हालत को देखकर किस कदर परेशान हूँ, और तुम मुझे सच नहीं बता रही। कौसर ने हिचकियाँ लेते हुए कहा, मैं जब भी आपसे बात करना चाहती हूँ आप मौजू तब्दील कर लेते हैं। मैं आपसे क्या बात करूँ? हसान ने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच बताओ कि तुम हैदराबाद से कराची किस तरह पहुँची हो, जबकि हमारे घर वाले हैदराबाद में हैं। मैं तो यहाँ काम के सिलसिले में रहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बल्कि मैंने तो सुना था कि तुम लापता हो गई हो। अब इस तरह अचानक तुम्हारा मेरे सामने आना मुझे परेशान कर रहा है। कौसर ने हसान का हाथ पकड़ा और कहा, आप यहाँ बैठे, मैं बताती हूँ। आपको याद होगा कि आपने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती थी। मैं किसी और को पसंद करती थी और उसी के पीछे मैं यहाँ इस हालत में हूँ। हसान के माथे पर परेशानी की शिकनें साफ दिखाई दे रही थी। कौसर ने बताया कि जब आपकी अम्मी ने मेरी अम्मी से रिश्ता ख़त्म कर दिया था, मेरी अम्मी बहुत परेशान थी और उन्होंने एहतशाम भाई के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया कि वो मेरी शादी आपसे ही करवाएंगी। और एहतशाम भाई ने कहा कि अगर ये हसान से शादी नहीं करेगी तो मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। घर वालों की ये बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी और अगले दिन बहाने से मैं घर से निकली और उस लड़के से मिली जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसने मुझे घर से भागने का मशवरा दिया और उसकी मोहब्बत में मैं घर से भागने के लिए तैयार हो गई। हसान ने सोफे से उठते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी अम्मी की या एहतशाम की कोई कॉल नहीं आई थी। कौसर ने कहा, आप पहले आराम से मेरी बात तो सुने। ये बातें वो लोग अपने घर में ही कर रहे थे। अभी उन्होंने बड़ी खाला को कॉल करनी थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उन्हें शर्मिंदा करवाने का इंतज़ाम कर लिया था। हसान कहने लगा, वो लड़का कौन था जिससे तुम शादी करना चाहती थी? कौसर ने बताया कि मेरे कॉलेज के रास्ते में घर से कुछ फासले पर एक मेकअप और ज्वेलरी की दुकान थी। दुकान निज़ाम की थी और निज़ाम वो लड़का था जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हसान ने कहा, तुम दोनों की दोस्ती किस तरह हुई? कौसर ने सोफे से उठते हुए हसान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं अपनी सहेलियों के साथ हर रोज़ निज़ाम की दुकान पर नई नई चीज़ें देखने जाया करती थी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी ज्वेलरी और मेकअप रखता था। इसीलिए जब भी किसी सहेली ने कोई चीज़ लेनी होती तो वो मुझे अपने साथ ले जाया करती थी, क्योंकि मैं निज़ाम से अच्छी बहस करके उन्हें माकूल पैसों में चीज़ दिलाती थी और निज़ाम हमेशा मेरी बात मानता था। बस निज़ाम की इसी आदत ने मुझे उसका गर्विदा कर दिया, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ माइल होती गई। निज़ाम एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता था और मैं उससे बहुत मुतासिर थी। हसान ने कहा, फिर आगे क्या हुआ? कौसर ने बताया कि ऐसे ही
कई बार मैं निज़ाम से मिला करती थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब निज़ाम को प्यार करने लगी। मुझे निज़ाम से प्यार हो गया था और मैं इस कदर बेवकूफ़ थी कि मैंने कभी ये भी मालूम करने की कोशिश नहीं की कि निज़ाम भी मुझसे प्यार करता है या नहीं, और इस पर मुसल्लत होती गई। जब घर में मेरी और आपकी शादी की बातें हो रही थी तो मैं बेचैन हो गई। मुझे आप और मेरे घर वाले सब जहर लगने लगे थे। मेरा दिल कर रहा था कि किसी भी तरह निज़ाम के पास चली जाऊं। यहाँ तक कि एहतशाम ने भी मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था और उसने कहा कि अगले हफ्ते मैं इसका निकाह करके हसान के साथ रवाना कर दूंगा। लेकिन मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने निज़ाम के साथ मिलकर घर से भागने का इरादा कर लिया। एक रात अम्मी और एहतशाम को चाय में नशे की गोलियां डालकर सुला दिया और ख़ुद खामोशी से निज़ाम के साथ भागकर यहाँ कराची आ गई। कराची आने के बाद निज़ाम ने मुझे अपने दोस्त के एक फ्लैट पर रखा। फ्लैट में निज़ाम के बहुत से दोस्त आकर बैठा करते थे। पहले तो निज़ाम ने कौसर को उन सब से छुपाकर अलग कमरे में रखा और कौसर से खामोश रहने के लिए कहता था ताकि किसी को पता ना चले कि इस फ्लैट पर कोई लड़की भी मौजूद है। कौसर हर रोज़ निज़ाम से कहती थी कि हम निकाह किस दिन करेंगे, लेकिन निज़ाम कौसर की बात को मजाक में उड़ा देता था और उससे कहता, इतनी भी क्या जल्दी है, और ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकता। पहले हमें मौलवी से बात करनी पड़ेगी और फिर गवाहों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे लिए निकाह के जोड़े का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर निकाह होगा। निज़ाम कौसर से कहने लगा, तुम जानती हो कि अगर मौलवी को ये मालूम हुआ कि तुम भाग कर आई हो तो हम पर पुलिस केस हो सकता है, इसीलिए तुम खुद पर थोड़ा सा काबू रखो और मुझे भी थोड़ा वक्त दो ताकि मैं सब इंतजामात कर सकूं। उसके बाद ही हमारा निकाह होगा। 2-4 रोज़ गुजरने के बाद निज़ाम ने कहा, कौसर तुम यहाँ ठीक तो हो ना, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? कौसर ने निज़ाम से कहा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। निज़ाम कहने लगा, मुझे अभी इसी वक्त हैदराबाद वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे हैदराबाद से तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी सामान लाना है। कराची से मैं नावाकिफ़ हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए हैदराबाद से ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। पहले तो वो परेशान हो गई, लेकिन दुल्हन बनने की खुशी में कौसर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। कौसर कमरे में सो रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो निज़ाम और उसके दोस्त बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे कि ये लोग अपने होशो हवास में नहीं हैं। वो समझ गई कि ये सब नशे में हैं। कौसर ने घबराकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर खामोशी हो गई थी। अब कौसर सोचने लगी, निज़ाम ने तो हैदराबाद मेरे निकाह का जोड़ा लेने जाना था, तो फिर ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही उसने दोबारा थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा, निज़ाम और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे और निज़ाम उनसे उसी के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि इस चिड़िया का ख़ास ख्याल रखना। मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आज मैं वापस चला जाऊँगा और अब ये तुम लोगों के हवाले है। तुम लोग जिस तरह चाहो उसके साथ सलूक करो। जैसे ही कौसर ने ये अल्फाज सुने तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। कौसर के पसीने छूटने लगे। निज़ाम अपने दोस्तों से कह रहा था कि ये जो लड़की मेरे लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ मेरे साथ आ गई है, तो वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भी बआसानी जा सकती है। जब इसने अपने घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा तो मेरी इज़्ज़त क्या करेगी? इसीलिए मुझे इससे कभी प्यार हुआ ही नहीं था, क्योंकि यह नहायत ही शौखी लड़की है और मेकअप और ज्वेलरी देखकर पागल हो जाती है। मैं तो अपनी दुकान पर इसका मजाक उड़ाया करता था और न जाने ये किस वक्त मेरे लिए गले का फंदा बनने को तैयार हो गई। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अब तुम लोग इसके साथ जो चाहे सलूक करो। पहले तुम लोग इसे इस्तेमाल करो और फिर इसे कहीं बेच दो। यही सज़ा इसके लिए काफ़ी होगी। ये सुनकर कौसर खड़ी रोती जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कौसर का यकीन टूट चुका था। वो सोच रही थी कि जिस पर मैंने इतना भरोसा किया
कि उसके लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कौसर को उसके घर वाले बेचैनी से याद आने लगे और उसे अपने इस फैसले पर अफसोस होने लगा कि मैंने कितने गलत इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। किसी हद तक उसने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं सच में भरोसे के काबिल नहीं हूं। कौसर ये सोचकर रोने लगी थी। जिस माँ ने मुझे पैदा किया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, उस माँ को जमाने में जलील और रुस्वा कर दिया और निजाम जैसे घटिया इंसान के पीछे यहां तक आ गई। अब कौसर वहां से निकलने के बारे में सोचने लगी। निजाम ने अपने दोस्तों से कहा, मैं चलता हूं और अगर फिर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा फ्लैट जरूर इस्तेमाल करूंगा। निजाम के दोस्त ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़ आता हूं। निजाम और उसके दोस्त फ्लैट से बाहर निकल गए और कौसर भी उनके पीछे पीछे छुपती छुपाती हुई कमरे से और फ्लैट से बाहर निकल गई। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाए। अगर वो नीचे जाती तो वो लोग उसे पकड़ लेते, इसीलिए वो फ्लैट की छत पर चली गई और मुसलसल नीचे झांकने लगी। वो ये सब देख रही थी कि कब निजाम जाएगा और कब उसके दोस्त इधर उधर होंगे और वो यहाँ से निकलेगी। कुछ देर के इंतज़ार के बाद निजाम अपनी गाड़ी में चला गया और उसके दोस्त पैदल बाजार की तरफ चले गए। कौसर ने मौके से फ़ायदा उठाया और फ्लैट की छत से नीचे की तरफ भागने लगी और वहाँ से निकल गई। वो सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ। उसके लिए कराची शहर बहुत अनजान है। कौसर का तो यहाँ कोई नहीं है और अगर वो घर जाने की कोशिश करेगी तो किस तरह घर जाएगी, क्या कहेगी उनसे। न जाने मेरे घर वालों का क्या हाल होगा और वो किस हालत में होंगे। मेरी वजह से उन्हें कितनी बदनामी उठानी पड़ी होगी। वो रोते रोते चलती जा रही थी। मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 लड़कों ने कौसर पर ताक लगा ली। तभी कौसर ने गौर किया कि ये लड़के पहले भी उसके पास से गुजरे थे और बार बार उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे। तभी कौसर ने उन लड़कों से अपनी जान बचाते हुए दूसरे रास्ते पर भागना शुरू कर दिया और कतार में खड़ी हुई गाड़ियों के पीछे छुपती छुपाती हुई एक घर के खुले हुए गेट से घर के अंदर दाखिल हो गई और एक कोने में बैठकर सांस लेने लगी। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और कौसर रोते हुए वहीं सो गई। अगले दिन आंख खुली तो देखा कि कौसर एक चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। जैसे ही उसे होश आया तो उसने देखा वो एक छोटे से क्वार्टर जैसे कमरे में चारपाई पर आराम से सो रही थी। तभी कौसर फौरन से घबराकर उठकर बैठ गई और कमरे से बाहर झांका तो एक नौजवान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो घबरा गई। उसने अपने दुपट्टे से अपना सर ढांपा। उस शख्स ने इसके करीब आकर कहा, तुम उठ गई? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो। कौसर ने कहा, आप कौन हैं और मैं यहाँ किस तरह आई हूँ? उस शख्स ने बताया कि वो उसे बाहर बेहोश पड़ी मिली थी। तभी कौसर को याद आया कि वो तो मोटरसाइकिल वाले लड़कों से भागकर छुपी थी, इसलिए उस आदमी से वक्त पूछा। उसने कहा सुबह के 7 बज रहे हैं। वो परेशान हो गई क्योंकि कौसर को वो आदमी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कौसर ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अभी उसने दरवाजे से कदम बाहर निकालना चाहा तो उस आदमी ने इसका रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो घबरा गई और समझ गई कि ये भी निजाम जैसा ही कोई आदमी है। उसने इस आदमी को धक्का दिया और भागकर गेट से बाहर निकल गई और वो आदमी कौसर के पीछे मुसलसल भागता रहा। इतने में बारिश बरसने लगी और कौसर गिरती हुई, छुपती छुपाती, भूख प्यास से निढाल न जाने कब इस रास्ते पर पहुंच गई जिस रास्ते पर हसान उसे अपने साथ ले आया था। हसान ने कहा, गाड़ी में बिठाते हुए उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कौसर हो सकती है, क्योंकि वो तो अपने मामूल के मुताबिक वक्त पर ऑफिस जाने की भाग दौड़ में था। उस बारिश में जैसे ही उसने एक मजलूम लड़की को देखा तो उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने लगा और अस्पताल जाते हुए उसे ये अंदाजा नहीं हुआ कि ये कौसर हो सकती है, बल्कि उसने तो कौसर का चेहरा देखा ही नहीं था। कौसर हसान से कहने लगी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब मुझे होश आया
मैंने गाड़ी के शीशे से उसका चेहरा देख लिया था। तभी मैंने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से ढांप लिया था और तुमसे निकाह की जिद करने लगी थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि अब तुम ही हो जो मुझे इज्जत दे सकते हो और मुझे मेरे घर वालों से मिलवा सकते हो। ज़रूर ये मेरी कोई नेकी का फल है जो इस तरह रास्ते में, इस अनजान शहर में, नामालूम रास्ते पर मेरा सामना तुमसे हो गया। मैं तो लोगों से अपनी इज्जत और अपनी जान बचाते हुए न जाने किस रास्ते पर भागती जा रही थी। हसान ने बहुत प्यार से कौसर को गले लगाया और कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो रोने लगी। हसान कौसर को चुप करवाने लगा और उसको सदमे से निकालने के लिए हसान ने कौसर को घर देखने के लिए कहा। कौसर घर देखने लगी। हसान ने कहा, यह बावर्ची खाना है, अब मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अच्छा बनाओ, क्योंकि दोपहर गुजर चुकी है और शाम हो चुकी है और मुझे बहुत भूख लग रही है। अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खाना बनाओ ताकि हम दोनों खा सकें, और अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे आवाज़ दे देना। कौसर खाना बनाने लगी। अचानक से हसान बावर्ची खाने में गया तो कौसर ठुठक कर रह गई और घबराहट में उसके हाथ से चम्मच ज़मीन पर गिर गया। हसान कहने लगा, लगता है तुम अभी भी उसी डर के सदमे में हो। तुम यकीन करो, तुम्हें यहाँ कोई ख़तरा नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। वो बोली, मैं जानती हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल महफूज हूँ, लेकिन ये कुछ दिन की मुशक्क़त ने मुझे इस कदर थका दिया है कि मुझे अभी तक वही खौफ महसूस हो रहा है जो मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस करती आ रही हूँ। हसान कहने लगा, चलो जल्दी से खाना बनाओ, फिर मैं अम्मी को कॉल करके सब बताता हूँ। कौसर ने कहा, प्लीज़ आप ना बताएं, न जाने वो लोग क्या कहेंगी और क्या सोचेंगी। ऐसा ना हो कि आप मुझे छोड़ दें, फिर मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। हसान कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं जानता हूं कि तुम भटक गई थी, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर है, तभी तो उसने मुझे और तुम्हें इस तरह मिलवा दिया। दोनों के खाना खाने के बाद हसान ने अपनी अम्मी को कॉल की और कहा कि आज मुझे कौसर बहुत याद आ रही है। अम्मी हसान को डांटने लगी कि तुम्हें आज वो चुड़ैल किस तरह याद आ गई, क्या तुम नहीं जानते कि कौसर ने क्या किया है? हसान ने अपनी अम्मी की बात को हैरत और दिलचस्पी से कहा, अच्छा, क्या किया है कौसर ने? तभी हसान की अम्मी ने बताया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। हसान कहने लगा, आप कैसे कह सकती हैं कि वो भाग गई है? हसान की अम्मी बोली, और वो कहाँ जा सकती है? बच्ची तो थी नहीं जो गुम हो गई हो। मुझे जुबैदा की कॉल आई थी और वो मुझसे बहुत माफ़ी मांग रही थी। जुबैदा ने मुझे कहा कि हम सब दिल से हसान के लिए राज़ी थे कि कौसर का निकाह हसान के साथ कर दिया जाएगा, लेकिन ये खबर हम आपको सुनाकर आपसे अपने ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन हमारी बेटी ने ही हमें धोखा दे दिया और न जाने कहाँ चली गई है। सब रिश्तेदार और मोहल्लेदार कहते हैं कि ज़रूर किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। हसान और कौसर ये सुनकर शर्मिंदा हो गए। कौसर ने रोना शुरू कर दिया। हसान ने कहा, घर वालों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कौन लड़का है और कौसर कहाँ जा सकती है? हसान की अम्मी ने कहा, जुबैदा और एहतशाम ने बहुत कोशिश की कि पता लगवाएं। उसकी सहेलियों से भी इस बारे में पूछ गूछ की, लेकिन वो भी इस बात से अनजान है। उन्होंने बताया कि एक लड़का निज़ाम है जो कि कॉलेज के रास्ते में मेकअप और ज्वेलरी की दुकान चलाता है। कौसर ज़्यादातर उसी की दुकान पर आया जाया करती थी और बहुत बेतकल्लुफ़ होकर बात किया करती थी। जब सब लोगों ने उससे बात की और कौसर का पता लगाने की कोशिश की तो उसने भी साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो कौसर को जानता ज़रूर है, क्योंकि वो अपनी सहेलियों के साथ इसकी दुकान पर आया करती थी, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि वो कहाँ गायब हो गई है। सब बहुत परेशान हैं कौसर के लिए और जुबैदा का बहुत बुरा हाल है। मैंने एक दिन पहले ही उसे कॉल की थी तो एहतशाम ने बताया वो जुबैदा को अस्पताल लेकर जा रहा है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताओ कि तुम क्यों कौसर को याद कर रहे हो? अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी कौसर से नहीं हुई, न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करती और हमें इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता जो जुबैदा कर रही है।
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें शर्मिंदा होने से बचा लिया। हसान ने कहा, ऐसी बात ना करें, आप जानती हैं कि मैं कौसर से मोहब्बत करता हूँ, और अगर आज भी मुझे कौसर मिल जाए तो मैं ज़रूर उससे निकाह करूँगा। हसान की अम्मी कहने लगी, अब ये सब कुछ नामुमकिन है, क्योंकि न जाने कौसर कहाँ है। अब वो कभी अपने घर वालों को मिलेगी या नहीं, हम लोग नहीं जानते। हसान ने कहा, आप लोगों को मुझे भी कौसर के गुमशुदा होने का बताना चाहिए था, शायद मैं अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ लेता। हसान की अम्मी कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें मिलती है तो तुम उसे ढूंढ लो और निकाह कर लो। मुझे अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा और कुछ अजीज़ नहीं, बल्कि मैं तो खुद जुबैदा से बहुत शर्मिंदा हूँ कि रिश्ता ना होने की वजह से मैंने उससे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, और उसने मुझे बताया कि वो तो शुरू से हसान को अपना बेटा मानती है और वो और एहतिशाम रिश्ते के लिए राज़ी थे। हसान ने कहा, ठीक है, मैं आज ही कौसर का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। कॉल बंद करने के बाद कौसर ने हसान से कहा, प्लीज़ मेरी अम्मी की तबीयत के बारे में मालूम करें, मुझे अम्मी जान की फ़िक्र हो रही है। हसान ने कहा, घर से बाहर कदम रखते हुए तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ? अब तुम क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हो? कौसर हिचकियाँ लेकर रोने लगी। हसान ने कहा, अच्छा, खुद को संभालो, मैं अभी एहतिशाम को कॉल करता हूँ और जुबैदा खाला के बारे में पूछता हूँ। हसान ने एहतिशाम को कॉल की। हाल चाल पूछने के बाद हसान ने एहतिशाम से अपनी खाला की तबीयत के बारे में पूछा। एहतिशाम ने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा संजीदा है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी बहन ने हम सबको ज़माने में जलील और रुस्वा कर दिया है। हम सब चाहते थे कि कौसर का निकाह आपके साथ कर दें, लेकिन उस बदकिस्मत ने हमें ये मौका ही नहीं दिया और ना जाने कहाँ गायब हो गई। हसान ने कहा, अभी मेरी अम्मी से बात हुई है और मुझे सब बताया है, और उन्होंने ही मुझे खाला की तबीयत के बारे में बताया। मैंने सोचा कि मैं खैरियत मालूम कर लूँ, और कौसर के मामले में भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके कौसर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एहतिशाम ने कहा, नहीं, रहने दो, जहाँ पर भी है उसे रहने दो, क्योंकि वो हमारे घर आने के काबिल नहीं रही होगी। हसान ने कहा, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है वो किसी मसले में फंस गई हो। एहतिशाम कहने लगा, अगर ऐसी बात होती तो वो ज़रूर हम में से किसी से राब्ता करने की कोशिश करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जहाँ पर है बहुत खुश है। हम सब ऐसे ही उसके बारे में सोच कर खुद को तकलीफ़ देते हैं। उसने जो करना था वो कर लिया, और जो तकलीफ़ और परेशानी और ज़िल्लत हमने बर्दाश्त करनी थी वो हम कर रहे हैं। हसान ने कॉल बंद कर दी। कौसर रोती जा रही थी। हसान ने कहा, तुम्हारी इतनी सी गलती और लापरवाही की वजह से आज तुम्हारी अम्मी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और ना तुम यहाँ सुकून में हो और ना ही ख़ानदान में कोई एक इंसान भी सुकून में है। तुमने सबको परेशान कर रखा है। हसान ने कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम मेरे कमरे में आराम करो और मैं यहाँ ड्राइंग रूम में सो जाता हूँ। सुबह होते ही हम दोनों को हैदराबाद जाना पड़ेगा। कौसर ने कहा, मैं किस तरह वहाँ जा सकती हूँ? ना जाने एहतिशाम मेरे साथ क्या सलूक करेगा। हसान कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं सबको संभाल लूँगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों उठकर तैयार हो गए, बल्कि दोनों पूरी रात नहीं सोए थे और कराची से हैदराबाद के लिए निकल गए। रास्ते में हसान ने अपनी अम्मी को कॉल की और जुबैदा खाला के पास फ़ौरन पहुंचने के लिए कहा। हसान की अम्मी अस्पताल पहुंच गई और हसान का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में हसान और कौसर भी अस्पताल पहुंच गए। सब कौसर को देखकर हैरान और परेशान हो रहे थे। यहाँ तक कि एहतिशाम ने बढ़कर कौसर पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन हसान ने उसे रोक दिया और कहा, तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि कौसर मेरी बीवी है और हम दोनों निकाह कर चुके हैं। एहतिशाम और हसान की अम्मी हैरान हो गईं कि ये क्या माजरा है। हसान ने चंद घंटों में किस तरह कौसर को ढूंढा और निकाह भी कर लिया।
कौसर भागकर अपनी अम्मी को मिलने के लिए आई। आईसीयू में चली गई। जैसे ही कौसर ने अपनी अम्मी को हाथ लगाया तो उसकी अम्मी ने आंखें खोल लीं और उनकी तबीयत में बेहतरी आने लगी। हसान एहतशाम अपनी अम्मी को अस्पताल से बाहर ले आया और बाहर आने के बाद उसने सबको सब कुछ सच सच बता दिया। सच्चाई सुनने के बाद हसान की अम्मी कौसर पर भड़की हुई थी और वो अपने बेटे को डांटने लगी कि कौसर ने ऐसा क्यों किया, उसे भागने की क्या जरूरत थी। अपनी माँ को अपनी मर्जी बता देती, शायद वो हंसी खुशी इसका साथ देकर उसकी शादी करवा देती। और तुमने क्या किया? एक भागी हुई लड़की से निकाह कर लिया। हसान ने कहा, अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती और वो लड़की भी मुझे इस तरह निकाह करने की जिद करती तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ निकाह करना पड़ता। बेहतर यही है जो हो गया। अब आप सब लोग भी इस किस्से को भूल जाएं और कौसर को माफ कर दें, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ नादानी में किया। एहतशाम कहने लगा कि निज़ाम को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया, जबकि हम कई बार उससे कौसर का पूछने के लिए जाते थे, लेकिन यह मुसलसल इनकार करता रहा। हसान ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, निज़ाम का तो कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो उसने कौसर के साथ किया है वो ये काम गली मोहल्ले की किसी और बहन बेटी के साथ करेगा और उन्हें भी हमारी तरह जलील और रुस्वा होना पड़ेगा। बेहतर यही है कि मुआशरे की इस गंदगी को हम मिलकर साफ करें। सब लोग खाला के पास कमरे में आ गए तो देखा कि जुबैदा ने अपनी बेटी को गले लगाया हुआ था और कौसर मुसलसल अपनी माँ से माफ़ी मांगती जा रही थी। एहतशाम ने आगे बढ़कर कौसर को गले लगा लिया और कहा कि मुझे हसान ने सब कुछ बता दिया है और अब हम निज़ाम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम निज़ाम के खिलाफ पर्चा कटवाने वाले हैं, क्योंकि वो मुसलसल झूठ बोलता जा रहा था। कौसर ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। कौसर अपनी अम्मी के पास 2 दिन तक अस्पताल रही और उनकी तबीयत बेहतर होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हसान कराची जा चुका था, क्योंकि उसकी नौकरी का मसला था। जुबैदा के घर आने के बाद अचानक से हसान आया। कौसर और बाकी सब लोग हसान को देखकर बहुत खुश हुए। हसान ने एहतशाम से कहा कि तुमने निज़ाम के बारे में क्या सोचा है? एहतशाम ने कहा, जिस तरह तुम कहते हो कर लेते हैं। कौसर ने कहा, मैं चाहती हूँ एक बार मैं खुद निज़ाम से आमना सामना कर लूँ। एहतशाम गुस्से से देखने लगा। तभी हसान ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारा पूरा हक है, क्योंकि जो उसने तुम्हारे साथ किया उसका बदला तुम बेहतर ले सकती हो। उसके बाद हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। एहतशाम ने हसान से कहा, ठीक है, अगर तुम इस तरह से चाहते हो तो ऐसे ही कर लेते हैं। हसान और एहतशाम निज़ाम की दुकान पर गए। कौसर ने हसान और एहतशाम को पुलिस के साथ बाहर रोक दिया और खुद अंदर चली गई। कौसर को देखकर निज़ाम के तोते उड़ने लगे। वो बहुत घबरा गया और कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहाँ नहीं तलाश किया। मैं तुम्हारा निकाह का जोड़ा और दूसरा सामान लेकर वहाँ पहुँचा तो तुम वहाँ नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। कौसर ने आगे बढ़कर निज़ाम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगाया। निज़ाम ने पलटकर कौसर पर वार करने की कोशिश की। इतने में पुलिस ने निज़ाम को पकड़ लिया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। हसान और एहतशाम ने निज़ाम पर पर्चा करवा दिया और उसे जेल भेज दिया। जुबैदा की हालत ठीक होने पर कौसर के घर आने पर एहतशाम ने सबको अपने घर दावत दी और सब कौसर और हसान के निकाह से बहुत खुश हुए। उन सब ने मिलकर उन दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया। हसान वापस कराची जाने लगा तो एहतशाम ने कहा, तुम अकेले जा रहे हो, कौसर को साथ नहीं लेकर जाओगे? हसान ने कहा, अगर वो खुद जाना चाहती है तो ठीक है, मेरे साथ जा सकती है, और अगर उसे कोई मसला है तो उसकी मर्जी है, बेशक वो यहीं रहे। कौसर ने कहा, ये आप क्या बोल रही हैं? जानते हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ और मैं आपके साथ ही रहना चाहूँगी। आप जैसा इंसान कोई आम इंसान नहीं हो सकता।
बल्कि आप मेरे लिए एक फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं, जिसने मेरे हक के लिए मेरा साथ दिया और मुझे ज़माने में मज़ीद शर्मिंदा और रुस्वा होने से बचा लिया। मेरी इज्जत की हिफाजत की, मेरे घर वालों और अपने घर वालों के सामने मेरे लिए डटे रहे और मुझ जैसी हकीर लड़की के लिए मुसलसल लड़ते रहे। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी? कौसर ने अपनी अम्मी और एहतशाम से इजाज़त ली और हसान के साथ वापस कराची चली गई और उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी।